नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति यूट्यूब चैनल में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, वीडियो क्रमांक 3, अध्याय 1, विविधता की समझ। हमने पूर्व में विविधता के बारे में अधिकांश जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम भारत के उन भौतिक राज्यों के बारे में, उन सांस्कृतिक राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से किताब के अंदर हमें लद्दाख और केरल के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो हम सर्वप्रथम भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर, अभी वर्तमान में इन दोनों राज्यों को, जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश भारत की सरकार ने संविधान के अनुसार बनाया है। तो भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर के पूर्व में जो जम्मू कश्मीर है, आप जब देखेंगे भारत के उत्तर में, तो भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख, जो पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तान है, अर्थात उसको ठंडा प्रदेश भी कह सकते हैं, ठंडा रेगिस्तान, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस क्षेत्र में बिल्कुल वर्षा नहीं होती, न के बराबर होती है, इसलिए खेती की संभावना तो बहुत कम है। यहां पर खेती की संभावना बहुत कम है। यह क्षेत्र हर वर्ष बर्फ से ढका रहता है। तो लद्दाख का क्षेत्र देखेंगे तो वो क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, तो वो हर वर्ष बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ पेड़ पौधे बहुत ही कम ही उग पाते हैं, यानी पेड़ पौधे वहाँ न के बराबर होते हैं। इसलिए लोग वहाँ पीने के लिए पानी, जैसे हमारे जैसलमेर, बाड़मेर में पानी की बहुत किल्लत होती है, बहुत दिक्कत होती है, उसी प्रकार इस लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में भी लोगों को पानी की बहुत समस्या होती है। तो गर्मी के मौसम में वे लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में पिघलने वाली बर्फ का उपयोग वे अपने पीने के लिए करते हैं। जो बर्फ पिघलती है उसका पानी वह अपने पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। एक विशेष बात लद्दाख की, तो वहाँ एक विशेष प्रकार की एक बकरी पाली जाती है। उस बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, जो बहुत महंगी होती है। अब दूसरा, यहां के लोग दूध से बने उत्पादनों का उपयोग करते हैं, जैसे मक्खन, चीज, आप सबने खाया होगा चीज, खास तरह का छेना, और मांस का उपयोग करते हैं। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, इसलिए वहां का अधिकांश लोग हैं वो मांस का उपयोग करते हैं। लद्दाख के हर परिवार के पास गाय भी होती है, बकरी होती है, और याक तो आपने सुना होगा। तो वहां पर याक भी लोग पालते हैं। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा। आपने देखा होगा, तिब्बत बौद्ध धर्म के लोगों का वह क्षेत्र था। वहां पर चीन ने जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया, और सारे अधिकांश जो तिब्बती जो लोग हैं वो भारत में शरणागति के रूप में निवासरत है। तो बौद्ध धर्म है वह हमारे ही राज्य भारत के लद्दाख, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। विशेषकर ध्यान देना यहाँ भैया बहन, लद्दाख को इसलिए छोटा तिब्बत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वह लद्दाख से तिब्बत गया था, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तिब्बत में एक ग्रंथ जिसका नाम है केसर सागा, लद्दाख में बहुत प्रचलित है। यह केसर सागा तिब्बत का धार्मिक ग्रंथ है, तिब्बत का एक ग्रंथ है। केसर सागा के स्थानीय रूप को बौद्ध और मुस्लिम दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक का मंचन भी करते हैं। तो यह हमने अभी केरल की जानकारी प्राप्त, माफ कीजिएगा, हमने लद्दाख की जानकारी प्राप्त की। अब हम केरल की जानकारी प्राप्त करेंगे। केरल आप जब ध्यान से देखेंगे तो भारत के दक्षिण में स्थित, दक्षिण में
केरल भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटका भी है और आंध्र प्रदेश भी है, ओडिशा भी है। यह बहुत सारे राज्य दक्षिण में है। तो भारत के दक्षिण में स्थित, दक्षिण पश्चिम के कोने में स्थित एक भारत का राज्य है केरल। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ जब आप भारत का मानचित्र देखेंगे और उसमें केरल देखेंगे तो वह केरल है। केरल जो राज्य है एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इन्हीं पहाड़ियों में, केरल की इन्हीं पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसालों की खेती की जाती है। मसाले जैसे उन मसालों में काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि इन मसालों की खेती की जाती है। अब हम पढ़ेंगे आगे। केरल में सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी भारत के केरल राज्य में आए। हमने वास्को डिगामा के बारे में तो हम जानते ही, हमको जानकारी प्राप्त ही है। तो वास्को डिगामा, हमने पूर्व में अधिकांश किताबों में यह आता था कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। यह बिल्कुल गलत है। वास्को डिगामा केवल भारत को देखना चाहता था। भारत को देखने के लिए यूरोप से भारत आया था। तो वास्को डिगामा पानी के जहाज से, उस समय न तो हवाई जहाज था और न ही कोई सड़क मार्ग के लिए कोई गाड़ी थी, इसलिए केवल उस समय जहाज के माध्यम से एक देश से दूसरे देश की यात्रा की जा सकती थी। तो वास्को डिगामा पानी के जहाज से केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इससे यह पता चलता है कि पुर्तगालियों ने यूरोप से, जब आप विश्व का मानचित्र देखेंगे कहां यूरोप कहां भारत, तो यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। अब केरल में जो जमीन वो वहां की जलवायु वो केवल चावल की खेती के लिए ही उपयुक्त है। वहां अधिकांश चावल की खेती की जाती है, इसलिए वहां पर अधिकांश चावल से बने उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जैसे इडली, डोसा और न जाने कितने प्रकार की जो वैरायटी है वो चावल से वहां उपयुक्त बनाई जाती है। तो केरल की जो जमीन है वह केवल चावल के लिए उपयुक्त है। यहाँ के लोग, क्योंकि समुद्री इलाका है, समुद्री क्षेत्र है, तो मछली का उपयोग ज़्यादा होता है। जब बात समुद्र की आई तो मैं आपको बताता हूँ, चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने वाली, यह जो एक चित्र है मछली पकड़ने का चीनी जाल, यह चीनी जाल मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता था, जो जाल उपयोग किया जाता था, वे चीनी जाले हुबहू चीनी जालों से मिलते हैं। इन्हें चीना वाला कहते हैं। आप किताब में ध्यान से पढ़ना। और यहाँ के लोग मछली और उसके साथ सब्जी और चावल का उपयोग करते हैं। विविधता में एकता, इसके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि भारत एक विविधतावादी देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न रंग रूप के लोग, विभिन्न खान पान, यह लोग भारत में रहते हैं। उसके बाद भी भारत एक है, भारत एक राष्ट्र के रूप में बना हुआ है। इसलिए विविधता में एकता। भारत अंग्रेजों से लगभग 200 वर्ष तक गुलाम रहा। जब भारत में अंग्रेजों का राज था तो उस समय भी भारत विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था, विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों में बटा हुआ था। लेकिन इन सभी ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर लड़ाई लड़ी। तो हमें अधिकांश उन महापुरुषों की याद आती है जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, वीर सावरकर, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों ने मिलकर मां भारती को स्वतंत्र करवाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो उसके लिए
अब हम भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा इप्टा, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा द्वारा एक रचित कविता है, इस कविता को ध्यान से सुनना आप सभी भैया बहन। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई आंसू बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। यह जो कविता है, ये जो गीत है, पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां पर विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ी संख्या में जलियांवाला बाग, जहां पर सभी लोग शामिल हुए, इकट्ठे हुए, तो अंग्रेज का एक जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर। वह आया और उसने क्या किया, लोगों को कुछ भी नहीं बताया और बिना कहे लोगों पर गोलियों की बौछार करवा दी। उनके साथ जो सैनिक थे, सैकड़ों सैनिक, उन सैकड़ों सैनिकों ने क्या किया, निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया, गोलियों से मार दिया। उसमें से अधिकांश महिलाएं, पुरुष, बच्चे मर गए, शहीद हो गए और कुछ घायल हो गए। कहते हैं वहां कुआं था, अधिकांश लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उन कुओं में कूद पड़े, तो कुआं भी उन लाशों से भर गया। तो यह एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना थी, जो हमारी जो किताब है, इस किताब में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। तो यह हमारा जो पाठ है, यह पाठ आज पूर्ण होता है। अगले पाठ में हम भूगोल विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखकर जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपना नाम, अपनी कक्षा अवश्य लिखें। धन्यवाद।